अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूं और आज का अपना यह विषय है इंडियन नॉलेज सिस्टम वर्सेस भारतीय ज्ञान प्रणाली। मित्रों, जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आई है, तब से जिस एक शब्दावली ने सबसे अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित किया है वह है इंडियन नॉलेज सिस्टम। हिंदी में हम जब इसका अनुवाद करते हैं तो या तो इसे हम भारतीय ज्ञान प्रणाली कहते हैं या भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं। अनुवाद है, अनुवाद में हम स्वतंत्र होते हैं क्योंकि कभी कभी किसी शब्द की अभिव्यक्ति अनुवाद के माध्यम से नहीं हो पाती। लेकिन पुनरपि यदि अगर हम इसे हिंदी के संदर्भ में जानें तो समुचित जो सही अनुवाद इस शब्दावली का हमें प्राप्त होता है वह है भारतीय ज्ञान प्रणाली। कहीं कहीं भारतीय शिक्षा प्रणाली भी, कहीं कहीं भारतीय बौद्धिक परंपरा भी इस रूप में हमारे सामने प्राप्त होते रहे। अब यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्यों इस प्रकार से भारतीय ज्ञान प्रणाली या इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत अधिक महत्व देने का प्रयास रहा है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पूर्व कि हम आवश्यकता की बात करें, हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि जब भी कभी किसी प्लेटफॉर्म पे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को सर्च करने के लिए जाते हैं तो जो सूचना हमें प्राप्त होती है, उस सूचना के अंतर्गत जो प्रथम सूचना हमें प्राप्त होती है वह यह है कि यह भारतीय प्रशासन अर्थात भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है जो या जिसका लक्ष्य स्वदेशी भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देना है। लेकिन आज हम जिस भारतीय ज्ञान प्रणाली की यहां पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वहां पर वो भारत सरकार के शिक्षा विभाग का, शिक्षा मंत्रालय का एक विभाग के रूप में नहीं बल्कि उसके एक हॉलिस्टिक एक समग्रता को जानने के लिए उपस्थित है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली वस्तुतः है क्या। यद्यपि इसके ऊपर कई प्रकार से कई लोगों ने इनको समझने और समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि वे सारे के सारे प्रयास प्रशंसनीय हैं, लेकिन इसी एक यज्ञ में एक पुरोहित के रूप में मैं भी आहुति देने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और इस भारतीय ज्ञान प्रणाली को स्पष्ट करने के लिए आप लोगों के सामने यहां उपस्थित हूं। तो अब दूसरा प्रश्न यहां पर उत्पन्न होता है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता। अब देखें कि जिस मानसिकता से 18वीं शताब्दी से हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था चलती चली आ रही है उसने हमें भारतीय कहने का परिचय तो दे दिया, लेकिन बौद्धिक रूप से उस शिक्षा व्यवस्था ने हमें अपना गुलाम बना लिया। जैसे आप इसे समझें कि एक अलग भाषा में हमें शिक्षा देती जा रही है, शिक्षा देने का प्रयास चलता चला जा रहा है। यानी यदि हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अगर हमने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है तो हम शिक्षित नहीं हैं, ऐसी हीन भावना हमारे मन में डाल दी गई। जबकि भारत की भारतीयता की समग्रता जहां पर सुरक्षित और संरक्षित है, यदि उस भाषा को हम जाने तो वह संस्कृत है, वह पाली है, वह प्राकृत है, वह तमिल है, वह तेलुगु है, वह बांग्ला है, वह मलयालम है या अन्य सारी भारतीय भाषाएं हैं जिसमें हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारी सभ्यता और हमारे ज्ञान के समग्र रूप और स्वरूप समाहित है।
लेकिन अपने घर में रहते हुए, अपनी व्यवस्था को जानते हुए, उन्हीं व्यवस्थाओं के उपयोग का अधिकार हमसे छीनने का प्रयास होता रहा और हमारे ऊपर एक ऐसी भाषा, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था, एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा डाल दी गई जो कदाचित हमारे अपने परिवेश के अनुकूल नहीं है। इसलिए आवश्यकता पड़ी इंडियन नॉलेज सिस्टम की, भारतीय ज्ञान प्रणाली की, भारतीय बौद्धिक संपदा को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसको समावेश करने का जो प्रयास है, उसका एक परम लक्ष्य और परम उद्देश्य है विश्व गुरु बनना। यह विश्व गुरु बनना ये कोई हास्य का विषय नहीं है। हमें यह भी समझना है कि विश्व गुरु कहते किसे हैं, विश्व गुरु का तात्पर्य क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे शास्त्रों में सन्निहित ज्ञान को प्राप्त कर करके विदेशियों ने किस प्रकार अपनी बौद्धिक संपदा को आगे बढ़ाया। हम यदि अपने उसी ज्ञान प्रणाली को अपने आने वाली पीढ़ी में अगर सिंचित करें, अगर उस ज्ञान परंपरा को डालें, तो हम उस ज्ञान को लेकर के समस्त वैश्विक परिदृश्य में उसको लेकर के जाएंगे। लोग हमारे ज्ञान को समझेंगे और हमारे ज्ञान की श्रेष्ठता का सम्मान करेंगे। और जब किसी की श्रेष्ठता का सम्मान होता है तो उसको अपनाने का प्रयास होता है, अर्थात हमारे ज्ञान को स्वीकृत करने का पूरे वैश्विक परिदृश्य में एक प्रयास होगा, एक सफल प्रयास होगा। और जिस दिन हमारे ज्ञान को वो सम्मान प्राप्त होगा, उस दिन हम विश्व गुरु बनेंगे, उस दिन हम विश्व गुरु कहलाएंगे, जो हम कभी हुआ करते थे। अर्थात दूसरे शब्दों में विश्व गुरु बनने का अर्थ केवल आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं होती, बल्कि वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से, कला से, संस्कृति से, या अपने उस समस्त ज्ञान की व्यवस्था से जिसे लोग अपनाएं, जिसका अनुसरण करें। अब उदाहरण के लिए देखें, हम लोग किस प्रकार मानसिक दास्ता के शिकार हैं। 4वीं शताब्दी में, यह हमारा दिया हुआ समय नहीं है, यह विदेशियों का हमें सिखाया गया समय है। यदि मेरे से जाने तो मैं कम से कम इसे 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कहूंगा, जबकि कौटिल्य हुए। मित्रों, कौटिल्य विश्व का वह प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की और प्रायोगिक रूप में एक सफल राज्य की नींव डाली, जो कालांतर में मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया। हमने उसकी उपेक्षा कर दी और हमें पढ़ाया जाने लगा एक ऐसे वैदेशिक विचारधारा को जिसे समझना, जिसे अपने में अपनाना हम गौरव का विषय मानने लगे। अपने ही घर में हमें अपने ही नजरों में हीन भावना से युक्त बना दिया गया। मैं इशारा कर रहा हूं मार्क्स के विचारधारा की ओर। हमने जिस शास्त्र से, जिस ज्ञान परंपरा से यह सीखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, या हमने जिस उपनिषद से यह सीखा कि सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, उसी शास्त्र की उपेक्षा करके हमें हमारी नजरों में यह कहा जाने लगा कि हम व्यक्ति व्यक्ति में भेद करते हैं। कहां आप सोचें कि जहां पर सबको साथ लेकर के चलने की व्यवस्था है, जहां पर सबके कल्याण की अवधारणा प्रस्तुत है, ऐसी व्यवस्था को इस प्रकार पृथकतावादी नीति से हमारे मन में डाल दी गई कि हम अपने ही नजरों में बौने बन के रह गए, एक ड्वार्फ की तरह हम अपने ही नजरों में रह गए। अस्तु, इन सारे विषयों की चर्चा अलग है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह हम इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हमारा मूल विषय है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के इन तीनों शब्दों को समझना। इंडियन से क्या तात्पर्य है, नॉलेज से क्या तात्पर्य है, या प्रणाली का क्या अर्थ है। मित्रों, इंडियन शब्द सामान्य रूप में
हमारे लिए यह भारतीय शब्द सर्वाधिक उचित है, लेकिन पुनरपि हम शब्दों के प्रयोग के हेरफेर में ना पड़े, हम इंडियन शब्द को ही लेकर चलें कि इंडियन से क्या तात्पर्य है। यह आधुनिक इंडिया की बात नहीं है जहां पर कि हम सिमट के रह गए, यह विखंडित भारत का प्रयास नहीं है, बल्कि इंडियन शब्द की पूर्णता तब होती है जिसमें कि एक समग्र भारतीय भूमि का समावेश होता है। हम जिसे अखंड भारत कहते हैं, और जब हम अखंड भारत कहते हैं तो इसका तात्पर्य बर्मा भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, और ऐसे अन्य वे सारे के सारे आधुनिक देश है जहां पर कि भारतीय ज्ञान का प्रचार था, प्रसार था। वो पाकिस्तान हो, वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो मलेशिया हो। तो ये समग्र भूमि है। अन्यथा अगर हम भारतीय शब्द का अर्थ रिलेटिव टर्म में आधुनिक भारत की बात करेंगे, तब तो हमारे पाणिनि भी पाकिस्तानी कहलाएंगे, हमारे कौटिल्य तक्षशिला यानी पाकिस्तान का पढ़ा लिखा कहलाएगा। नहीं, उस समय का समग्र भारत, और मित्रों वो भारत आज का भारत नहीं, वह कालिदास का बृहत्तर भारत है, वह पाणिनि का बृहत्तर भारत है, वह विष्णु पुराण का बृहत्तर भारत है, वह महाभारत का बृहत्तर भारत है, और तो और वह ऋग्वेद का बृहत्तर भारत है। तो उस संदर्भ में जब हम भारत शब्द लेते हैं तब वहां पर इंडियन शब्द जो है चरितार्थ होता है। इसी प्रकार नॉलेज कभी ज्ञान नहीं होता, ज्ञान कभी नॉलेज नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की रिलीजन कभी धर्म नहीं होता और धर्म कभी रिलीजन नहीं होता। इसलिए मैं सदैव कहता हूं कि भारतीय शब्दावली का कभी अंग्रेजी अनुवाद नहीं होना चाहिए, और ना ही अंग्रेजी के शब्दों को समझने के लिए भारतीय शब्दों को हम संकुचित करके उसके लिए प्रयोग में लाएं। ज्ञान शब्द हमारे लिए ज्ञान है जो कि समग्रता और पूर्णता का द्योतक होता है। और तब जाकर के गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, कि ज्ञान से सुंदर, ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं होता। ज्ञान स्वच्छ होता है, ज्ञान पारदर्शी होता है, ज्ञान में किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं होता, ज्ञान में छल नहीं होता, और हम उसी ज्ञान के लिए हैं। और तब जाकर के हमारे मनीषियों ने ज्ञान के लिए शब्दावली का प्रयोग किया, सूक्तियां दी कि विद्या अमृतमश्नुते, अर्थात उस ज्ञान से ही उस परम तत्व को प्राप्त किया जाता है, अन्य किसी भी वस्तु से नहीं, अन्य किसी भी चीज से नहीं। और जब हम इस ज्ञान की बात करते हैं और भारतीयता के साथ जोड़ करके लेकर के चलते हैं, तो ज्ञान का जो हमारा प्रथम सूत्र निकल कर आता है वो ऋग्वैदिक सूत्र है जो कहता है यत्र विश्वम भवत्येकनीटम, जहां पर सारे विश्व को एक घोंसला समझा गया। और कालांतर में यही हितोपदेश और पंचतंत्र में अपना रूप और स्वरूप ग्रहण करता है, वो वसुधैव कुटुंबकम। उस ज्ञान के अंतर्गत हमारे यहां ज्ञान के भी दो भेद किए गए। एक वह ज्ञान होता है जिससे हम निश्रेयस यानी लिबरेशन, सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, और ज्ञान का एक वह भी अर्थ है जिससे हम अभ्युदय की परिकल्पना करते हैं, अर्थात इस सांसारिक उन्नति की बात करते हैं। और आज जिस संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली की बातें की जाती है वह न केवल सांसारिक उन्नति बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की भी बातें वहां पर समाहित होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में सदैव सुख और शांति को प्राप्त नहीं करना चाहता? धन से सुख और शांति नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि ज्ञान से ही हम उस सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। तो हमारे लिए ज्ञान का अर्थ अब आधुनिक परिदृश्य में लें तो वह हमारे लिए विज्ञान है, प्रबंधन है, अभियांत्रिकी है, कला है, संस्कृति है, रंगमंच है, वेशभूषा है, साज सज्जा है, लाइफ साइंसेज हैं, ह्यूमैनिटी, जो भी आप कह लें। जो जो नए नए ज्ञान है उन ज्ञानों का स्रोत सर्वत्र हम अपने उस सनातन ज्ञान परंपरा में प्राप्त करते हैं जिसे हमने भारतीय ज्ञान प्रणाली कहा। तो इस रूप में यद्यपि हमारी प्राचीन उस व्यवस्था में आधुनिक शब्दावली का प्रयोग नहीं मिलेगा कि बॉटनी या फिजिक्स या केमिस्ट्री,
लेकिन बॉटनी के जो तत्व हैं, जो फिजिक्स के तत्व हैं, जो केमिस्ट्री के तत्व हैं, वो सारे के सारे हमें वहां पर प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कणाद का वैशेषिक सूत्र पढ़ते हैं तो वहां के पूरा का पूरा हमें फिजिक्स दिखाई देता है। अगर हम उमा स्वाति का तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तो वहां हमारा इंडियन मैथमेटिक्स जो है वो दिखाई देता है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि की चर्चा तो किसी अन्य दिन अगर करें, किसी अन्य व्याख्यान में करें तो वहां उसके विस्तृत व्याख्या होगी। यह केवल संकेत मात्र है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है सिस्टम या प्रणाली, ये क्या है? मित्रों, आज हमें सिखाया जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी और उसके अंतर्गत अलग अलग टाइटलिंग, फुटनोटिंग, सब टाइटल, सब थीम आदि ऐसे शब्दावली का हमें प्रयोग किया जाता है। ये केवल पैकेजिंग है, ये ज्ञान नहीं है या ज्ञान को प्रस्तुत करने की प्रणाली नहीं है। ये एक पैकेजिंग मात्र है। लेकिन हमारे यहां आप जाकर के देखें इस ज्ञान पर कितना विमर्श होता है, जिनको मैं 3 उदाहरणों से आपके सामने उपस्थित करता हूं। रुद्रदामा के अभिलेख में उल्लेख मिलता है, जिसका कि सपोर्ट हमें 12वीं शताब्दी में श्री हर्ष के नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के प्रथम पद्य, चतुर्थ पद्य के प्रथम चरण में देखते हैं। और वो दोनों शब्द हैं, रुद्रदामा कहते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार अपनी शिक्षा ग्रहण की थी वह धारण, पारण, विज्ञान और प्रयोग। धारण यानी अंडरस्टैंडिंग, धारण यानी स्टडी, पारण यानी अंडरस्टैंडिंग, फिर विज्ञान है उनके विशिष्ट ज्ञान को समझना, और फिर प्रयोग अर्थात उसको अपने ज्ञान को लोगों के समक्ष में वितरित करना और लोगों को कन्विंस करना। ठीक वही चीज हमें मिलता है जिसकी मैंने सूचना दी नैषधीय चरितम की, अधीति बोधाचरण प्रचारणे। अधीति अगेन स्टडी, अध्ययन, बोध अंडरस्टैंडिंग, समझना, आचरण अपने में उस चीज को समाविष्ट करना, अपने विशिष्ट ज्ञान को निकालना, और तब प्रचारण। और उसी का रूप स्वरूप कठोपनिषद में हम यम और नचिकेता के संवाद में देखते हैं, जहां पर कहा गया उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, जो स्वामी विवेकानंद के जीवन का आदर्श वाक्य हुआ करता था। यह हमारी है प्रणाली। इसी सिस्टम को हम दूसरे शब्दों में जाने, दूसरे रूप स्वरूप में जाने। अगर आप न्याय दर्शन जाएं, न्याय दर्शन पढ़ें, तो न्याय दर्शन का लक्ष्य ही यही है कि प्रमाणों के द्वारा किसी भी विषय का परीक्षण करना। रिसर्च मेथोडोलॉजी आप देखिए, आज जिसे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, वहां पर प्रमाणों के द्वारा परीक्षण, और उन प्रमाणों के द्वारा परीक्षण की 5 विधियां बताई गई है, जिसे पंचावयव वाक्य कहा जाता है। पहला है प्रतिज्ञा, जिसे कहते हैं थेसिस ऑफ असर्शन। दूसरा है हेतु यानी रीजन, हम जिसे प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, जिसे हमें सिद्ध करना है, उनके कारणों का अनुसंधान करना। तीसरा है उदाहरण, अर्थात उसको हम उदाहरण से समझाएंगे। चौथा है उपनय, यानी हम क्लोज टू कंक्लूजन होते हैं, जिसमें हम सारा परीक्षण करके सारे विषयों का समावेश करते हैं कि यह ऐसा हुआ कि नहीं। और अंत में है निगमन, जिसे कि हम कहते हैं कंक्लूजन, हम निर्णय पर पहुंचते हैं। यह है प्रणाली हमारे यहाँ रिसर्च की, यह है प्रणाली हमारे यहाँ अध्ययन की। और अंत में मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र की ओर भी इशारा करना चाहूंगा। उनके आखिर में आएंगे, चरक संहिता में और कौटिल्य अर्थशास्त्र में तंत्र युक्तियां हैं। किस प्रकार शास्त्र और किस प्रकार ज्ञान को अधिगत करना चाहिए, उनके लिए 32 तंत्र युक्तियों का उल्लेख है। किसी एक दिन में उन्हीं 32 के 32 तंत्र युक्तियों की चर्चा यहां पर करूंगा, लेकिन अधिकरण से लेकर के ऊह्य तक ये 32 हमारे पास प्राप्त होते हैं तंत्र युक्तियां, जो कि उस शास्त्र, उस ज्ञान के अवगाहन के एक डिफरेंट लेयर्स हैं, एक व्यवस्था है। भारतीय विवाद, भारतीय वाद परंपरा, इंडियन डिबेटिंग सिस्टम, मित्रों जिसे हमने शास्त्रार्थ नाम दिया, अंत तक जाकर के उस विषय के ज्ञान को जो प्राप्त करने की व्यवस्था रही, वह हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत प्राप्त होने वाला शब्द प्रणाली है। तो तब जाकर के भारतीय ज्ञान प्रणाली की हम समग्रता को जानते हैं, और जब उस समग्रता को हम जान लेते हैं, तब जाकर के 2 साधन बनते हैं, तब जाकर के एक लक्ष्य होता है और एक साधन बनता है। और उस लक्ष्य को नाम दिया गया हॉलिस्टिक।
और जो साधन बना उनको नाम दिया गया मल्टी डिसिप्लिनरी। और ये दोनों के दोनों शब्द आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्राप्त होते हैं, हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। तो मित्रों, ये भारतीय ज्ञान प्रणाली को संक्षेप रूप में एक सरलता से हमने आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया, उसको समझाने का प्रयास किया कि भारतीय ज्ञान प्रणाली वस्तुतः ये 3 शब्द हैं क्या। यदि आपको ये अच्छा लगा, अगर आप इससे और बढ़िया जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और मित्रों से निवेदन करें कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भारत और भारतीयता को समझने के लिए और जो भी विषय हो सकते हैं मैं उसे लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होता रहूंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।